हेलो गाइस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आज हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है। मतलब कि मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं जब उसको किसी कंटेनर में रखा जाता है या किसी ऐसे सिस्टम में रखा जाता है जहाँ पे हम लोग को हीट सप्लाई करते हैं और उस पर उसका गैसेस का एप्लीकेशन करते हैं किसी यूज़फुल काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसका बिहेवियर देखेंगे। तो देखते हैं कि मैंने कुछ नोट्स बनाया है, उसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है गैसेस का काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द गैस। मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैस है वो हमें बताता है कि मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होता है जिससे मिलके गैस बनता है। ठीक है, तो मतलब कि एक गैस जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स का उसके अंदर जो गैस बना होता है उसके अंदर उसका बिहेवियर क्या है उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस आर इन कंटिन्यूस मोशन। ये थ्योरी कहता है कि जो गैसेस हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। मतलब कभी वो रेस्ट में नहीं रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। जैसे कि मान लें कोई गैसेस बना हुआ है, तो गैसेस मान लेते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। वो हर एक गैस जो है ना किसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगा। ठीक है, किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग को पता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वहीं अगर कोई डेटम है और वहाँ से कुछ हाइट पे कोई बॉडी को हम रख रहे हैं तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब क्या होता है? पोजेस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग देयर कोलिजन। और ये एनर्जी जो होता है ना ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, क्योंकि गैसेस जो है ना वो कंटिन्यूस मोशन में तो वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स को टकराएंगे और टकराएंगे तो क्या करेंगे? अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे बिटवीन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग देयर कोलिजन। तो इसमें हमने क्या देखा कि गैसेस जो है ना वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ठीक है, मोशन में होने के कारण क्या होता है? वो गैसेस आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या होता है? उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को टकराएं, फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा? तीसरे मॉलिक्यूल टकराएगा। इस तरीके से प्रोसेस होते रहेगा और वो एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे। ठीक है, तो एनर्जी सो ट्रांसफर प्रोड्यूस अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अब क्या हो रहा है? जो एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रहा है प्रोड्यूस अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। मतलब कि जो एनर्जी हमने ट्रांसफर किया, मतलब कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, इसके पास पहले कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अब ये टकराएगा तो ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, जिसके कारण ये एनर्जी थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि इसलिए एनर्जी को ट्रांसफर प्रोड्यूस चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। मतलब कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो होता है चेंज हो जाता है। उसके बाद देखते हैं द कंप्लीट फिनोमेना ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। द assumptions are therefore made to simplify the application of theory of an ideal gas। अब क्या है ना कि जैसे हमने देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल लेवल पे होते हैं और उसका हर एक स्मॉलर लेवल पे एनालिसिस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं, क्योंकि जो रियल लाइफ में होता है ना, रियल लाइफ में बहुत कुछ होता है जिसको हम लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे पैरामीटर्स निकालने हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह निकालने हैं। अगर उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पे निकालते जाएंगे तो बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं कि ऐसा होता है, मान लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, तो वो एजम्पशंस क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस आर एज्यूम टू बी रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, सॉलिड स्फीयर, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स सच एज मास, फॉर्म एटसेट्रा। ये क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो होगा ना, एक स्फीयर होगा,
ठीक है, स्फेरिकल इन शेप होगा, वो रिजिड होगा, मतलब कि अगर इसमें फोर्स लगा रहे, डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डिफॉर्म नहीं होगा, उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही रहेगा। और परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल जो है किसी वॉल पे या कि दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो टकराने से पहले उसका वेलोसिटी और टकराने के बाद उसका वेलोसिटी सेम रहेगा। ठीक है, यही कहता है फर्स्ट एजम्पशंस, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो होगा वो स्फेरिकल इन शेप होगा, वो रिजिड होगा, परफेक्टली इलास्टिक सॉलिड स्फेयर होगा, और उसका मास और यो फॉर्म सेम रहेगा हर एक मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद क्या है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर ओन डायमेंशंस, मतलब कि अगर दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल का जो डायमेंशन होगा, डायमीटर, इसका पेरीमीटर निकाले या फिर एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका डायमीटर को ही मान लेते हैं, ठीक है, डायमीटर, और इसके बीच जो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो मीन डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस जो होगा उस मॉलिक्यूल के डायमेंशन से बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब थर्ड एजम्पशन क्या हम लोग देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशंस, moving in all direction with all possible velocities and gas is said to be in a state of molecular chaos। ठीक है, हम जैसे पहले ही बताया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, और मोशन जो होता है रैंडम होता है, मतलब हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा या वाई डायरेक्शन में जाएगा या फिर जेड डायरेक्शन में जाएगा, वो रैंडमली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो आपस में टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है ऑल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जब मोशंस करते हैं ना, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, और टकराएंगे तो क्या होगा, अपने काइनेटिक एनर्जी को शेयर करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को, जिसके कारण दूसरे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इंक्रीज होगा, वो फिर तीसरे से टकराएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होते रहेगा, और उसके पास हर टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटीज होंगे उसके पास। एंड द गैस इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूलर चाओस। इस तरीके से हम कह सकते हैं गैस जो है मेरा वो कंप्लीट डिसऑर्डर में, ठीक है, चाओस मतलब डिसऑर्डर। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक and there are no intermolecular forces of attraction or repulsion। this means that energy of gas is all kinetic। और यहाँ पे हमने एक एजम्पशंस लिया कि उसके पास कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन रियल लाइफ में होता है। ठीक है, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे कोलाइड करेंगे और वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब कि टकराएगा मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, और टकराने से पहले उसका जो वेलोसिटी है और टकराने के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। ठीक है, वो सेम होगा। और इसमें हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, और हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगा ना, एनर्जी जो गैसेस के पास होगा वो टोटली काइनेटिक एनर्जी होगा और कोई भी एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए स्मॉल वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, जो अगर मान ले कोई कंटेनर हम लोग ने कंसिडर किया, इसका वॉल्यूम भी है, तो इसमें बहुत सारी मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मिलियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका इस डायमेंशन बहुत ही छोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एजम्पशंस की ओर देखते हैं। द टाइम स्पेंट इन कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टाइम ड्यूरिंग व्हिच द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब है, टाइम स्पेंट इन कोलिजन, जैसे मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। ठीक है, टकराएगा तो टकराने का जो टाइम होगा ना, मान लेते हैं उसको हम मान लेते हैं टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन होगा टाइम ट्रेवल, जब मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है मेरा बिटवीन कोलिजन द मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनलेस मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स ट्रैवल टकराएगा ना आपस में, तो वो जो मोशंस करेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है, सॉरी, वो मोशन जो मॉलिक्यूल्स जो होगा, जो जब टकराएगा तो उसमें जो मोशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन is called free path of the molecule। The average distance traveled by a molecule between successive collision is known as mean free path। The distance between two collisions is called free path of the molecule। The average distance traveled by a molecule between successive collision is known as mean free path। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग फ्री पाथ कहेंगे। उसी तरह एक मॉलिक्यूल से टकराने के बाद फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा,
तो जैसे ये एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इसके बीच कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से टकराया ये, फिर ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो है फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। इस तरीके से जो डिस्टेंस है ये इस दो मॉलिक्यूल्स के बीच, इसको कहते हैं फ्री पाथ। अब बहुत दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का अगर कंसिडर करें तो जो ये डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन फ्री पाथ, ठीक है। क्या कहेंगे, मेन फ्री पाथ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। मतलब कि जो वॉल्यूम होगा ना मॉलिक्यूल का, एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, जो पार्टिकुलर वॉल्यूम का वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ टोटल गैस, ठीक है। तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसके एजम्पशंस के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि हम इसमें कंसिडर जो भी एजम्पशंस लेते हैं वो रियल लाइफ से टोटली डिफरेंट रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।